Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स जो सब्जेक्ट है उसका डीसी मोटर यूनिट जो हम लोग कवर कर रहे थे, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज लेक्चर नंबर 21 में हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर के अंदर जो हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरह बैक ईएमएफ, तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि बैक ईएमएफ जरूरी है और बैक ईएमएफ बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि अगर हमें एनर्जी कन्वर्शन करना है कहीं भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो डेफिनेटली एक वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए, जो पिछले क्लासेस में हमने देखा था। तो हमने देखा था कि किस तरह से जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर के केस में, तो हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पर भी एक अपोजिंग फोर्स होगा और वो अपोजिंग फोर्स किसकी वजह से आएगा, तो अपोजिंग फोर्स को क्रिएट करने वाला जो एंटाइटी होगा वो एंटाइटी है बैक ईएमएफ। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोग बैक ईएमएफ के कंसेप्ट को देखे थे। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बैक ईएमएफ इफेक्टिव है और किस तरह से बैक ईएमएफ ही वो एंटाइटी है जो अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, जहां हम इलेक्ट्रिकल मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, तो कहीं ना कहीं बैक ईएमएफ जो अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और जिसके वजह से ही एनर्जी कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में हो पाता है या पावर कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर में हो पाता है। तो आज हम लोग उस बैक ईएमएफ से रिलेटेड देखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 21 में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ देखेंगे, हम लोग वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर हम लोग राइट डाउन करेंगे, निकालेंगे कैसे वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर आता है उसको डिराइव करेंगे और फिर फर्दर हम लोग उससे देखेंगे कि कैसे पावर का इक्वेशन और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर हम लोग मोटर के केस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट हम लोग करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ से। तो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे कि बैक ईएमएफ का होना बहुत जरूरी है और बिना बैक ईएमएफ के कोई भी एनर्जी कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं हो सकता है। हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था कि कैसे हाथ को रगड़ते हैं हम लोग तो हमें हीट महसूस होता है, तो वहाँ भी फ्रिक्शन एज ए अपोजिंग फोर्स वर्क करता है और उस फ्रिक्शन से जुड़ी हुई एनर्जी को ओवरकम होने में हमने जितनी एनर्जी लगाई उतनी ही एनर्जी का इक्विवेलेंट कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। हम लोगों ने जनरेटर के केस में भी देखा था कि जनरेटर के केस में भी प्राइम मूवर आर्मेचर को रोटेट करा रहा है, तो वहाँ भी एक मैकेनिकल ड्रैग, एक मैकेनिकल फोर्स हमारे मोशन के, हमारे प्राइम मूवर के मोशन के अगेंस्ट लगता था और उस मैकेनिकल फोर्स जो अपोजिशन में लग रहा है उस मैकेनिकल फोर्स के से जुड़ी हुई एनर्जी को ओवरकम होने में हमारे प्राइम मूवर ने जितनी एनर्जी लगाई उतना ही कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल जनरेटर के केस में फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता था। उस तरह हम लोगों ने मोटर में भी देखा, तो हम लोगों ने देखा कि मोटर में वो अपोजिंग फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, तो वो बैक ईएमएफ प्ले करता है और हमने देखा कि किस तरह मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम लोग दे रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जो हम लोग एक वोल्टेज V से हम लोग प्रोवाइड करते थे, उस V के खिलाफ हमारे मोटर के आर्मेचर के अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होता था EB, और वो EB अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट करता था और डेफिनेटली उस EB से जुड़ी हुई एनर्जी, उस EB से जुड़ा हुआ पावर को ओवरकम होने में हम जितनी एनर्जी और जितना पावर लगाया उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी और उसी के इक्विवेलेंट पावर का कन्वर्शन ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता था। और इवन डेफिनेटली मोटरिंग एक्शन के केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इक्विवेलेंट कन्वर्शन मैकेनिकल में हो रहा है मोटरिंग एक्शन में, तो हम लोग देखते थे। तो हम लोगों ने देखा अल्टीमेटली कि बैक ईएमएफ, अब आज हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ हम लोग देखेंगे, उसका मतलब क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी हम लोग एग्जांपल लेके चले, जिस तरह शंट मोटर का हम लोग एग्जांपल लेके चले, डीसी शंट मोटर का, तो सपोज दैट ये शंट वाइंडिंग है, डीसी शंट वाइंडिंग, तो डेफिनेटली ये पैरेलल में है हमारे आर्मेचर के, डीसी शंट मोटर के आर्मेचर के।
तो इस तरह से डीसी शंट मोटर को हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ से कि आर्मेचर से शंट में हमारा फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है और इधर जो टर्मिनल्स है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इस मोटर को, इस डीसी मोटर को दे सकते हैं, ये हमारा जो दो टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी देखा था कि किस तरह से ये डीसी मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देंगे और कैसे देंगे, तो इस वोल्टेज की हेल्प से देंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस डीसी शंट मोटर को। और होगा क्या, इसकी वजह से सर्किट कंप्लीट है तो डेफिनेटली करंट फ्लो होना शुरू होगा। यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। यहाँ इस पॉइंट को सपोज दैट अगर ए नाम हम लोग दे दें इस पॉइंट को, तो इस ए पॉइंट से करंट का डिवीजन होगा। करंट का एक पार्ट, करंट का एक कंपोनेंट डेफिनेटली आर्मेचर की तरफ जाएगा और करंट का दूसरा कंपोनेंट हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेटली देखा था कि ये इलेक्ट्रिकल मोटर का टाइप है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा। और हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए। कहीं भी एनर्जी कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा तो एक अपोजिंग फोर्स एक्शन में आना चाहिए। और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर अपोजिंग फोर्स एक वोल्टेज के रूप में डेवलप होता था आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, और वो वोल्टेज हमेशा अपोज करता था, हमारे अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ लगता था। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा जो इसके खिलाफ लग रहा होगा। यानी अगर हम लोग इस तरह से एक्सटर्नल पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी उसके ठीक अपोजिट होगी। अब इससे हम लोग कह सकते हैं ना कि ये वोल्टेज करंट को कंपेल करके इधर ले जाना चाह रहा है सर्किट में, और यहाँ से ब्रांचिंग होने के बाद आईए करंट इधर आना चाह रहा है। डेफिनेटली अब इस वोल्टेज की यानी बैक ईएमएफ के वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी है कि डेफिनेटली ये करंट को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। यानी कहीं ना कहीं हमारे वोल्टेज V ने जो करंट दिया इस सर्किट को, और यहाँ से डिवीजन होने के बाद जो आईए करंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं EB अब आईए के खिलाफ वोल्टेज लगा के इस डायरेक्शन में करंट को कंपेल करना चाहेगा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट से मतलब होता है। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को हमने एक सरफेस पर रखा है, डेफिनेटली यहाँ से अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और रफ सरफेस होने की वजह से इसके अपोजिशन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो डेफिनेटली होगा क्या यहाँ पे कि ये दोनों फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो वहाँ पे इफेक्टिव होगा, डोमिनेंट होगा। तो अगर हम अपना फोर्स यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, तो डेफिनेटली जो बड़ा फोर्स होगा उसी के डायरेक्शन में ब्लॉक का मूवमेंट होगा, उसी के डायरेक्शन में ब्लॉक का मूवमेंट होगा। अगर इस डायरेक्शन से हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं, इस डिस्टेंस से अगर हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क डन F into S होगा। और ये फोर्स हुआ क्या, तो अब ये फोर्स हमने अप्लाई किया तो डेफिनेटली इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, फोर्स इफेक्टिव क्या होगा, तो हमारा अप्लाइड फोर्स माइनस ये फोर्स, और ये फोर्स डिसाइड करेगा कि ये फोर्स की वजह से ही एस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक्चुअल में वर्क डन को अगर हम लोग लिखें तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, तो नेट वर्क डन हमारा इफेक्टिव फोर्स यानी इन दो फोर्स का डिफरेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमारा नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जो फोर्स डोमिनेंट है उसके डायरेक्शन में ही डायरेक्ट मोशन होता है, ये हम जानते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी से और फिजिक्स की प्रॉपर्टी से। और डेफिनेटली यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स ही इफेक्टिव होगा, यानी इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे लगेगा। और इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, तो हमारा अप्लाइड फोर्स, और उसमें से ये हमने इसको इफेक्ट को यहाँ पे लाया, फ्रिक्शन के इफेक्ट को, और उन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो हमारा नेट फोर्स है यही डिसाइड करेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस फोर्स, इस रिजल्टेंट नेट फोर्स, इस इफेक्टिव फोर्स की वजह से ही यहाँ पे नेट वर्क डन होगा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ V जो है वो डोमिनेंट है। V अगर यहाँ पे डोमिनेंट है तो डेफिनेटली V जो करंट यहाँ पे भेजना चाह रहा है उसके खिलाफ EB तो लग रहा है, लेकिन ये करंट को फ्लो करेगा। और करंट को भेजने के लिए जो अब इफेक्टिव वैल्यू वोल्टेज की रहेगी, तो इफेक्टिव वैल्यू वोल्टेज की हो जाएगी V माइनस EB, जो करंट IA को कंपेल कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी इस EB के खिलाफ V डोमिनेंट होके करंट को फ्लो करा रहा है। ठीक है, डोमिनेंट होके करंट को फ्लो करा रहा है, और EB यहाँ पे अपोजिशन है, EB यहाँ पे अपोजिशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इस सर्किट में
इस सर्किट में इफेक्टिव वोल्टेज जो IA करंट फ्लो हो रहा है हमारे आर्मेचर से, सपोज दैट हमारे आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA है, ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट IA जा रहा है उस करंट IA को कंपेल करने के लिए ये इफेक्टिव वोल्टेज रिस्पांसिबल है। तो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, तो ये वोल्टेज ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अब IA RA के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा IA V माइनस EB बाई RA है, ठीक है, और ये हमारा इफेक्टिव वोल्टेज हो गया। ये हमारा इफेक्टिव वोल्टेज हो गया। अब होगा क्या कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज इस इंड्यूस्ड वोल्टेज के मुकाबले, ये जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर कंडक्टर्स में एक अपोजिंग फोर्स की तरह, उसके मुकाबले हमारा अप्लाइड वोल्टेज डोमिनेंट है। तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज का जो डिफरेंस यानी जो इफेक्टिव वोल्टेज है ये चार्ज को कंपेल कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग इसको अगर दूसरे तरह से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वोल्टेज IA करंट को इस इंड्यूस्ड वोल्टेज के खिलाफ लगा के इस सर्किट में फ्लो करा रहा है। और डेफिनेटली हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अपोजिशन को ओवरकम करने में जितनी एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, या यूं कहें कि फोर्स ऑफ अपोजिशन को ओवरकम करने में जितना पावर लगा उतना ही पावर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं, इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि V वोल्टेज यहाँ पे डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट V वोल्टेज IA करंट को इस आर्मेचर सर्किट में भेज रहा है EB के खिलाफ, EB के खिलाफ IA करंट में यहाँ पे भेज रहा है। और हम लोग कह सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अपोजिंग पावर है, तो अपोजिंग पावर क्या है, तो EB से जुड़ा हुआ पावर, और EB से जुड़ा हुआ पावर को ओवरकम करने के लिए VA जितना पावर भेज रहा है वो कितना है, तो VA IA करंट को यहाँ EB के खिलाफ इस सर्किट में भेज रहा है। तो डेफिनेटली EB के असर को ओवरकम करने के लिए जो पावर V ने भेजा वो EB IA है। और इतना ही पावर मैंने पहले ही बताया था कि अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना पावर लगाना पड़ता है उतना ही इक्विवेलेंट पावर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी इस इलेक्ट्रिकल पावर का ही इक्विवेलेंट पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा, पावर में कन्वर्ट होगा। यही सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ है। यानी इस पावर के करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा, और ये पावर आया कहाँ से, तो इस अप्लाइड वोल्टेज V के खिलाफ ये EB लग रहा था, यानी V डोमिनेंट होके इस EB, इस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले EB के खिलाफ करंट को कंपेल कर रहा है, IA करंट को कंपेल करके सर्किट में फ्लो करा रहा है। तो डेफिनेटली EB के खिलाफ IA को कंपेल करके लगा रहा है, यानी V जो है EB के इफेक्ट को ओवरकम कर रहा है। और ओवरकम करने के लिए V ने जो पावर दिया वो कितना है, EB into IA, यानी EB के अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए EB into IA जो इलेक्ट्रिकल पावर है उतना ही इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। ये पिछले क्लासेस में हमने देखा था। और ये इसी से हम लोग जानते हैं कि किस तरह अपोजिंग फोर्स की वजह से ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्शन होता है। ये है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। अब इसमें होता क्या है कि ये डीसी मोटर का केस था, सेम इसका इक्विवेलेंट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जिस तरह से हम लोग बैटरी में चार्जिंग करते हैं उसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जिस तरह सपोज दैट एक बैटरी सर्किट है, तो आपने देखा होगा कि बैटरी को हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों करते हैं। जो चार्जेबल बैटरी है, जिस तरह लिथियम आयन बैटरी, इस तरह की जो बैटरीज हम लोग लेते हैं, जो भी चार्जेबल बैटरीज है, तो उसमें हम लोग चार्जिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो एक वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज। सपोज दैट ये बैटरी है जिसे हमें चार्ज करना है। इसको अगर अलग तरह से दिखाएं तो सपोज दैट ये बैटरी है जिसे हमें चार्ज करना है, और इसका इक्विवेलेंट, इस मोटर का इक्विवेलेंट एग्जांपल हम लोग लें तो जिस तरह मोटर में बैक ईएमएफ हो रहा था, सपोज दैट ये बैटरी बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सब हम लोग सबने देखा है, हमने सबने देखा है कि बैटरी को चार्जिंग अगर हमें करना होता है तो डेफिनेटली बैटरी के पोलैरिटी के खिलाफ उसके बैटरी के अपोजिट पोलैरिटी में हमें बैटरी के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी डेफिनेटली हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि आवर V शुड बी ग्रेटर देन EB। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि बैटरी को अगर हम लोग चार्जिंग करेंगे बैटरी की, यानी चार्जेबल बैटरी की जब हम लोग चार्जिंग करेंगे तो डेफिनेटली बैटरी के पोलैरिटी के अपोजिट
पोलरिटी का हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है और डेफिनेटली वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बैटरी के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा कि बैटरी के मैग्नीट्यूड के खिलाफ लग के एक्सटर्नल वोल्टेज इसमें करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, तो सपोज दैट इस तरह से आईए करंट फ्लो हो रहा है। अब एकदम इक्विवेलेंट एग्जांपल हो गया डीसी मोटर का। यहाँ भी क्या है, डीसी मोटर की तरह जो बैक ईएमएफ लगता था उसी तरह यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसका मैग्नीट्यूड भी ईबी है और ये हमारे अप्लाइड वोल्ट के खिलाफ है। अप्लाइड वोल्ट की पोलैरिटी इस तरह से है तो उसके खिलाफ इसकी पोलैरिटी इस तरह से है, यानी हमारा अप्लाइड वोल्टेज V करंट को इधर भेजना चाहेगा इस सर्किट में इस तरह से, तो डेफिनेटली इसका नेचर क्या होगा, बैटरी का नेचर क्या होगा, इसको अपोज करना चाहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बैटरी या डेफिनेटली हम इस तरह से कहें कि ये वोल्टेज जो इस आईए करंट को सर्कुलेट करना चाह रहा है इस सर्किट में उसके खिलाफ ये ईबी लग रहा है और उसको अपोज कर रहा है और इस अपोजिशन को ओवरकम करके ये आईए करंट इसके अंदर अगर जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इफेक्टिव वोल्टेज क्या है, तो डेफिनेटली उसी तरह मोटर की तरह V माइनस ईबी। और अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट RA है बैटरी का तो RA आईए करंट फ्लो हो रहा है। इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि सिमिलर मोटर की तरह ही हमें V माइनस ईबी बाई RA मिल रहा है। ठीक है, इफेक्टिव वोल्टेज हमें मिल रहा है। अब यहाँ इस केस में भी देख सकते हैं हम लोग, तो हम जैसा कि मैंने पिछले क्लास से बताया था कि हमेशा एनर्जी कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होने के लिए अपोजिंग फोर्स होना चाहिए और एनर्जी कन्वर्शन उतना ही होगा, कितना एनर्जी कन्वर्शन होगा, तो उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना हमने एनर्जी दिया उतना ही इक्विवेलेंट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। या यूं कहें कि इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना इलेक्ट्रिकल पावर हमने अप्लाई किया उसके इक्विवेलेंट ही पावर का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ईबी अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, इसको ओवरकम करके हमारे V ने आईए करंट को फ्लो कराया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि EB इंटू आईए जो इलेक्ट्रिकल पावर है यही EB इंटू आईए इलेक्ट्रिकल पावर V ने अप्लाई करके इस EB के अपोजिंग नेचर को ओवरकम किया, तो डेफिनेटली इतना ही पावर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होगा। अब यहाँ मोटर था तो इतना ही इक्विवेलेंट पावर का मैकेनिकल पावर में कन्वर्शन होता था, यहाँ क्या है, बैटरी है तो इतना ही इक्विवेलेंट पावर जो इस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए यानी जो EB इंटू आई है यही बैटरी की केमिकल एनर्जी में स्टोर होगा, यही बैटरी की केमिकल एनर्जी में स्टोर होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से बैक ईएमएफ यहाँ पे अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो पावर लगाया जा रहा है एक्सटर्नल वोल्टेज से उसी के इक्विवेलेंट पावर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यही है सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। अब होता क्या है कि मोटर के केस में हम लोग देख सकते हैं, तो पिछले क्लास में मैंने दिखाया था कि किस तरह से जिस तरह से जनरेटर के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और हम जानते हैं कि जनरेटर के केस में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग इस तरह से डिराइव करके इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन लाते हैं 5Zn/60 × P/A। यहाँ क्या है, 5 फ्लक्स पर पोल होता है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और N यहाँ पर रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, और यहाँ P नंबर ऑफ पोल्स, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू P इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग और इज इक्वल टू 2 इन द केस ऑफ वेव वाइंडिंग। ठीक है, ये आता है फॉर्मूला और पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि इसी तरह ये सेम फॉर्मूला से, क्योंकि होता क्या है कि बैक ईएमएफ भी आर्मेचर कंडक्टर्स में इंड्यूस हो रहा है मोटरिंग एक्शन में, तो वो भी इंड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, यानी कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही आर्मेचर कंडक्टर्स में बैक ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली बैक ईएमएफ भी इन चीजों पर ही डिपेंड करेगा और बैक ईएमएफ का इक्वेशन भी एकदम सिमिलर आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि बैक ईएमएफ भी का इक्वेशन भी एकदम सेम होता है, क्योंकि सेम कांसेप्ट से, सेम फेनोमेनन से, सेम लॉ से वो भी इंड्यूस हुआ है, तो ये हमारा बैक ईएमएफ होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बैक ईएमएफ डेफिनेटली स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, यानी अगर हमारे मोटर का स्पीड अगर कम है तो डेफिनेटली बैक ईएमएफ भी कम है। अगर बैक ईएमएफ कम है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये टर्म कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये टर्म कम हो रहा है, ये टर्म कम हो रहा है, तो ओवरऑल ये टर्म जो है इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल जो ये टर्म है ना, इफेक्टिव वैल्यू V माइनस EB ये इंक्रीज हो रहा है, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही अगर इसके उल्टे केस में हम लोग देखें, इसके रिवर्स केस में, तो रिवर्स केस में हम लोग देख सकते हैं
कि अगर स्पीड बढ़ेगा हमारे मोटर का, स्पीड बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा। बैक ईएमएफ के बढ़ने से क्या होगा, तो बैक ईएमएफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है ना V माइनस ईबी ये डिक्रीज करने लगेगी। ये डिक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा आर्मेचर करंट डिक्रीज करने लगेगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे मोटर्स को, डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, तो सेल्फ रेगुलेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। होता क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही किसी कारण से मोटर का स्पीड कम होने लगा, पहले वाले केस में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे दो केस है, एक स्पीड का कम होना और एक स्पीड का बढ़ना। तो केस 1 में हम लोग आ जाते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं केस 1 में, पहले हम लोग आ जाते हैं स्पीड का डिक्रीज होना, मोटर की स्पीड का डिक्रीज होना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी कारण से अगर मोटर का स्पीड डिक्रीज होता है, पहले वाले केस में ब्लू से जिसे हमने इंडिकेट किया है, ब्लू एरो से जो हमने इंडिकेट किया है, तो अगर किसी कारण से मोटर का स्पीड कम होता है तो हम लोग देखते हैं कि बैक ईएमएफ भी कम होने लगता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बैक ईएमएफ भी कम होने लगता है। जैसे ही बैक ईएमएफ कम होने लगता है तो हम लोग देखते हैं कि ये टर्म में बैक ईएमएफ कम हो रहा है, तो डेफिनेटली जो इफेक्टिव वोल्टेज है V माइनस ईबी ये इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि बैक ईएमएफ कम हो रहा है तो ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो ये इंक्रीज करने लगेगा। ये इंक्रीज करेगा तो अपने आप आर्मेचर करंट इंक्रीज करने लग रहा है, यानी इसके अंदर अब ज्यादा करंट जाने लग रहा है। स्पीड कम हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा करंट जाने लग रहा है, और ज्यादा करंट जाएगा तो आगे चल के हम लोग देखेंगे टॉर्क के इक्वेशन के हिसाब से है, आगे चल के हम लोग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ज्यादा करंट, ज्यादा आर्मेचर करंट फ्लो होगा तो इसका टॉर्क इंप्रूव करने लगेगा। टॉर्क इंप्रूव करने का क्या मतलब है कि टॉर्क इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली स्पीड फिर बढ़ने लगेगा। तो यही कारण है कि डीसी मोटर अपने आप सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाता है। हमने देखा कि किसी कारण से स्पीड कम हो रहा है तो आर्मेचर करंट बढ़ के टॉर्क को आगे चल के बढ़ा देगा, और टॉर्क को बढ़ा देगा तो फिर ये टॉर्क स्पीड को बढ़ा के मेकअप करने लगेगा, यानी ये स्पीड जो कम हो रहा था ना उसको बढ़ा के मेकअप करने लगेगा ये करंट के बढ़ने की प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस तरह हमारा डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। दूसरे केस में भी हम लोग देख सकते हैं, तो हमारा जो केस 2 है जिसमें हमने ग्रीन एरो से इंडिकेट किया है, तो इसका ठीक उल्टा अगर हम लोग लेके चलेंगे, अगर किसी कारण से स्पीड अचानक से बढ़ने लगे हमारे मोटर में, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ग्रीन वाले एरो से दिखाया है मैंने कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा बैक ईएमएफ बढ़ने लगेगा। अब बैक ईएमएफ बढ़ रहा है तो यहाँ V में से ये टर्म माइनस हो रहा है, तो V में से अगर बड़ा टर्म माइनस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू ये V माइनस ईबी डिक्रीज करने लगेगा, इफेक्टिव वैल्यू V माइनस ईबी डिक्रीज करने लगेगा। और जैसे ही V माइनस ईबी डिक्रीज करेगा करंट डिक्रीज करने लगेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो आगे चल के हम लोग टॉर्क का इक्वेशन जो डिराइव करेंगे वहां देखेंगे कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट के होता है वहां पे। तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अब आर्मेचर करंट कम होगा तो डेफिनेटली टॉर्क कमजोर पड़ने लगेगा, टॉर्क कमजोर पड़ने लगेगा तो स्पीड अपने आप रिड्यूस होने लगेगा, यानी किसी कारण से स्पीड बढ़ रहा था तो स्पीड अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ही हमारा n बढ़ रहा था हमारा EB बढ़ रहा था, और EB के बढ़ने की वजह से हमारा IA डिक्रीज होने लगा, और IA डिक्रीज होने लगा तो कहीं ना कहीं टॉर्क डिक्रीज होने लगेगा, टॉर्क डिक्रीज होने लगेगा तो अपने आप स्पीड डिक्रीज होने लगेगा। तो हमने देखा दोनों केस में, पहले केस में केस 1 में कि किसी कारण से अगर स्पीड कम हो रहा है तो ये सारी चीजें होके हमारा टॉर्क बढ़ के स्पीड को बढ़ाने लगेगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे मेकअप हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है। जो स्पीड घट रहा था कहीं ना कहीं करंट बढ़ के, कहीं ना कहीं टॉर्क बढ़ के उस स्पीड को बढ़ाने लगेगा, अपने आप एडजस्ट करने लगेगा, रेगुलेट करने लगेगा। वहीं केस 2 में हमने देखा कि केस 2 में किसी कारण से अगर स्पीड मोटर का अचानक से बढ़ रहा है तो अपने आप ये सब चीज़ें होंगी और आपका आर्मेचर करंट कम होने लगेगा, अल्टीमेटली टॉर्क कम होने लगेगा और अल्टीमेटली स्पीड फिर कम होने लगेगा। यानी स्पीड अचानक से बढ़ा तो मोटर की प्रॉपर्टीज की वजह से स्पीड अपने आप कम होने लगेगा, यानी अपने आप रेगुलेशन होने लगेगा, अपने आप मेकअप यहाँ पे होने लगेगा। तो इस कारण से डीसी मोटर कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेटरी भी, सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर का हो जाता है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ है। और इसी से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि क्यों स्टार्टर लगाने की जरूरत पड़ती है मोटर में, ठीक है। तो स्टार्टर लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है मोटर में, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे।